मीटिंग में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिर्फ 2 मिनट और विलंब से शुरू करेंगे, सबके जुड़ने का वेट करके। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं फ़ोन पे फॉलो अप करके अ, बस 2 मिनट में हम शुरू करें।
क्योंकि काफी विलंब हो चुका है, हमें लगता है कि अब शुरू करना चाहिए हमारी मीटिंग को। सबसे पहले तो प्राची जी और तासिफ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। वासन के द्वारा जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग मैकेनिज्म्स पे जो स्टडी हो रहा है, उस पे हमें ब्रीफ करने के लिए हमारे साथी जो हैं, प्राची जी और तासिफ जी, वो जुड़ चुके Yeah. हैं। Thank you. Thanks. या प्राची, आई जस्ट हम सिर्फ एजेंडा देखेंगे एंड देन विल Okay. क्विकली मूव ऑन टू प्राचीज प्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हमारी इस साल की दूसरी जनरल बॉडी मीटिंग में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम्स जो वासन के द्वारा एक की गई एक स्टडी है, जिसमें हमारे कुछ पार्टनर्स भी जुड़ चुके हैं। अ, उनके अलावा अगर और भी हमारे पार्टनर्स इसमें जुड़ना चाहें, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है आने वाले समय में, अ, तो उसके लिए सबसे पहला प्रेजेंटेशन वो रहेगा। उसके बाद हम वर्किंग ग्रुप्स, हमारी जो दो वर्किंग ग्रुप्स हैं, एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे और एक गवर्नमेंट एंगेजमेंट पे, इस पे बात करेंगे, इनके अपडेट्स पे। नेचुरल फार्मिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, अ, उन पे पिछले हमारी जनरल बॉडी मीटिंग पे भी संक्षिप्त में एक एक वार्ता हुई थी। उस पे ही आगे बढ़ते हुए हमने जितने भी पॉइंट्स थे नेचुरल फार्मिंग पे, उन्हें आपके सामने रखने का निर्णय लिया और ये सोचा कि आप उनमें से हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी जो फैक्टर्स हैं उन्हें चुनें, और छत्तीसगढ़ के लिए नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है, इसे सबके सामने रख पाए एज अ डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम कुछ नए पार्टनरशिप्स भी डिस्कस करेंगे। हमारे 33 पार्टनर्स के अलावा कुछ और भी ऐसे पार्टनर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो आपसे ये राय मांगनी थी कि इनको हमारी पार्टनरशिप में लाने में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पीएमडीएस प्रोग्राम और आरवाईएसएस के ही द्वारा नाबार्ड का जो प्रोग्राम है, इन दोनों पे भी संक्षिप्त में हम थोड़ा सा एक अपडेट देना चाहेंगे आपको। इसके अलावा एजेंडा में और कोई भी ऐसी चीज हो जो आप डिस्कस करना चाहें तो कृपया चैट में लिखें, या हम जब प्राची जी के प्रेजेंटेशन के बाद एजेंडे पे वापस आएंगे, तब आप माइक ऑन करके ये बात कह भी सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्राची जी, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू सुधीर, थैंक्स लॉट फॉर दिस। ये मौके के लिए धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से ये हमारा पहली बार का इंटरेक्शन नहीं होगा। हम दूसरी या तीसरी बार मिल रहे हैं आप एनसीएनएफ के पार्टनर्स के साथ छत्तीसगढ़ में। मेरे साथ मेरे कलीग तासिफ एंड is also here who is helping me in documentation. तो बेसिकली आई हैव बीन गिवन 5 मिनट्स। मेरे पास 5 मिनट का समय है आपसे बात करने के लिए। तो मैं इमिडिएटली टॉपिक पे शुरू कर दूंगी डिस्कशन, एंड देन लास्ट का 1 मिनट में आपसे आपकी राय सुनना चाहूँ। तो जैसे मैंने कहा कि ये पहली दफा हम बात तो नहीं कर रहे हैं। हमने एक एक बार ही पहला एक सेशन कंडक्ट किया था, जिसमें हमने मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम का एक एक्सपीरियंस था, जिसमें हमारे साथ करीब करीब 12 पार्टनर्स ने अलग अलग मल्टी मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम्स को, जो ट्रेडिशनली प्रैक्टिस किए जा रहे थे अलग अलग जगह में इन डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया, वो डॉक्यूमेंट किए गए थे। तो उसमें से काफी सारे लर्निंग निकल के आए थे, जो अभी केस स्टडी के फॉर्म में एक एक पब्लिश होने के प्रोसेस में शुरू हुआ है।
तो इसका एक मैंने ब्रीफ पूरा एक हमने वेबिनार टाइप ऑफ सेशन लिया था, जिसमें उसका एंड टू एंड प्रोसेस बताया गया था कि किस तरह से इसको डॉक्यूमेंट किया गया था सब पार्टनर्स के द्वारा, और उसमें से क्या लर्निंग निकल के आई है। बेसिकली आज मैं उसी का एक क्रक्स आपके सामने रखूंगी, और मैं जानना चाहूंगी कि मतलब ऑलरेडी बहुत 9 पार्टनर्स ने अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाया था, जो गूगल फॉर्म हमने सबमिट किया दिया था टीम मेंबर्स को। तो उस तरह उस प्रकार का जिस भी जगह आइडेंटिफिकेशन हुआ था इस टाइप के फसल प्रणाली का, तो उसमें इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों ने दिखाया है। बट उस समय थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स के कंस्ट्रेंट की वजह से सपोर्ट नहीं कर पाए। बट क्योंकि मेरे कलीग अभी फ्री हुए हैं, ही वाज अर्लियर वर्किंग ऑन सिमिलर लाइंस राजस्थान में, एनसीएनएफ के ही हेल्प के थ्रू हम वहां पे भी ये काम कर रहे थे। तो आई जस्ट टेक यू थ्रू दिस 2 स्लाइड्स मैक्सिमम। जैसे आप सब लोग जानते हो कि नेचुरल फार्मिंग के देर आर ये जो स्लाइड पे डिस्प्ले हुए हैं, तो यू कैन सी देर आर अराउंड 7 to 8 डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑन विच द नेचुरल फार्मिंग इज बेसिकली टॉप्ड। पूरे भारत में अगर हम नेचुरल फार्मिंग को देखते हैं, तो ये 8 प्रिंसिपल के द्वारा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर आप इसमें का ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो ये 2 प्रिंसिपल्स है, 365 डेज क्रॉप कवर एंड देन डाइवर्स क्रॉप्स एंड ट्रीज, जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये डायरेक्टली हमारा जुड़ता है कि फील्ड में किस तरह की फसल हम उगा रहे हैं, और ये नेचुरल फार्मिंग की प्रिंसिपल के साथ किस तरह से जुड़ सकता है। तो हालांकि ये बाकी सारे जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो मैं आपके साथ अभी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उसमें रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन उसका कोर क्रक्स आपको इसके अराउंड ही दिखेगा। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने इस इमेज को पहले भी दफा देखा होगा, बट फोटो के द्वारा समझाना ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैं ये फोटो दिखा रही हूँ। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने इस प्रकार के मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम्स पे काम किया है। तो वो बहुत सारे फोटोज मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन ये मेरा प्रेजेंटेशन आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ। तो जैसे आप इमेज 1 और इमेज 2 को जो देख पा रहे हो, तो ये इमेज 1 है। ये दोनों इमेज जो है ये कर्नाटक के एक रायचूर जगह का फोटो है, जहाँ पे ट्रेडिशनली अकड़ी क्रॉपिंग सिस्टम लिया जाता है। वो लोग लोकली उसको अकड़ी क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। एंड उसी एरिया में सेम गांव में वो लोग मोनोक्रॉपिंग भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आप देखोगे तो सनफ्लावर और पर्ल मिलेट इस, और रिसेंट इन रिसेंट पास दे स्टार्टेड तुअर का, पिजन पी का भी मोनोक्रॉपिंग। सो ये प्रकार की फसलें मोनोक्रॉपिंग में जाती है। दोनों ये जमीन है, ये रेनफेड एग्रीकल्चर है, और एक ही प्रकार की मिट्टी में ये आपको दिखेगा, क्योंकि ये फोटो बगल बगल के फार्मर के ही। तो बेसिकली आपको एक इमेज देखने से ही सब चीजें समझ में आएंगी। इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इमेज, जहां पे आप देखोगे तो एक फसल ऑलरेडी यहाँ पे हार्वेस्ट होने आई है, और इस हार्वेस्टिंग के बाद पूरी की पूरी ये जमीन खाली हो जाएगी। अभी ये दूसरा इमेज हम जो देख पा रहे हैं, इसमें हमको क्लियरली समझ में आएगा कि बाजरा जो है वो हार्वेस्टिंग को आ चुका है, लेकिन बाकी जो क्रॉप्स है वो अभी भी अपने वेजिटेटिव स्टेज में है। तो जैसे बाजरा भी हार्वेस्ट हो जाने के बाद उस जगह पे उसकी कुछ कुछ स्टेक्स पे काउपी वगैरह जो क्रॉप्स है वो उसके भी मल्टीपल हार्वेस्टिंग हो चुके हैं। एंड देन सब्सिक्वेंटली जो रेड ग्राम है, इट विल टेक अ वेजिटेटिव फॉर्म, इट इज करंटली इन वेजिटेटिव फॉर्म। वो अपने फ्लावरिंग स्टेज में आके देन इट विल गेट इनटू हार्वेस्टिंग स्टेज। सो अगर आप ये इमेज को प्रॉपरली देखोगे, तो जो भी हम प्रिंसिपल नेचुरल फार्मिंग के डिस्कस करते हैं, उसमें से करीब करीब 6 to 7 principles can at least 6 principles can be easily connected directly from this image. The crop diversification principle, trying to cover the crop for 365 days. You know, in rainfed agriculture, if you see, generally the crop is एक बार ही crop जब खरीफ में सोइंग होती है, तो 4 या 4.5-5 महीने के बाद जब क्रॉप हट जाता है जमीन के बाद, तो वो पूरा जमीन फैलो रखा जाता है, डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर ही वो कल्टीवेशन के लिए आता है। तो उसी प्रकार अगर आप ये ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम्स देखोगे, तो ये क्रॉपिंग सिस्टम्स को आपको नजर आएगा कि एक बहुत सोच समझ के फार्मर एक मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करता है। कहीं कहीं पे वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग होता है,
कहीं कहीं पे वो लाइन सोइंग में होता है, अलग अलग प्रकार के लेआउट भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार के क्रॉपिंग सिस्टम्स को ट्रेडिशनली हम मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम्स बोल रहे हैं। एंड व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड ट्रेडिशनल, क्योंकि ये कोई मिक्सचर ऐसे ही रैंडमली डेवलप नहीं हुआ है जहां पे 10 क्रॉप उठा के फार्मर्स ने जमीन पे डाल दिए। इसके पीछे उनके पास प्रॉपर एनालिसिस है, लॉजिक है, और ये सिस्टम्स काफी सदियों से ये लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। भले ही यहाँ पे ये इस स्लाइड में इमेज हमको दो दिख रहे हैं, ऐसे हजारों फार्मर्स है उस एरिया में जो इस प्रकार के क्रॉपिंग सिस्टम को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल हुआ। ऐसे ही भारत में अक्रॉस बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एग्जांपल्स हैं जिसमें आप ये देखोगे कि फार्मर्स स्टिल कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स। आप ही के स्टेट में छत्तीसगढ़ में जब पहली मीटिंग हुई थी तो करीब करीब 9 सच क्रॉपिंग सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया गया था, एंड पार्टनर्स ने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था कि किस प्रकार के वो फसलें हैं। तो इस ये जब स्टडी कंडक्ट किया गया था तो इसमें से अराउंड 7 अलग अलग डिजाइन प्रिंसिपल्स छाट के निकाले थे। अभी वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस डिजाइन प्रिंसिपल्स, लेकिन बहुत सारे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं बस ब्रीफली कुछ सेकेंड्स में एक एक को टच करके वी विल जस्ट कंक्लूड दिस पॉइंट। सो वन इज डाइवर्सिटी इन क्रॉप एंड वैरायटी। तो बस क्रॉप का डाइवर्सिटी आप इसमें नहीं देखोगे, इट इज नॉट जस्ट क्रॉप डाइवर्सिटी। बहुत सारे केसेस में ये भी पाया गया है कि एक ही क्रॉप के 2-3 वैरायटीज को भी उगाते हैं और उसका पर्पस या इंटेंशन भी अलग अलग है। जैसे अगर आप रिमोट ओडिशा के रिमोट जगह पे जाओगे जहाँ पे मीसा चासा करके एक प्रैक्टिस है जो काफी प्रचलित है, तो वहां पे फार्मर्स जनरली गो फॉर 2 टाइप्स ऑफ रागी। तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन वाला रागी जनरली फार्मर्स जो उगाते हैं ट्राइबल लोग, तो बेसिकली उनका आइडिया है कि पहले फसल जल्दी मिल जाए खाने के लिए, तो वो 3 महीने में उगाते हैं। और दूसरा जो 6 महीने का है तो वो सब्सिक्वेंटली बाद में, साल के बाद में उनको खाने के लिए रहेगा, इसीलिए। और उसका दूसरा ये भी रीजन है कि मान लीजिए पहला फसल अगर किसी चीज के वजह से, कारण की वजह से डैमेज हो जाता है, एंड विच इज वेरी कॉमनली, मतलब आजकल ये बहुत कॉमनली हो रहा है हर जगह पे, तो एटलीस्ट दूसरा फसल तो उनको मिल जाए। तो बस क्रॉप का ही डाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि वैरायटी का भी डाइवर्सिटी है, एंड उसके पीछे के रीजंस अलग अलग है जिसके लिए वो फार्मर्स कर रहे हैं। देन फिनोटाइप ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम, तो जैसे मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ 5-6 सीड्स को ले लिया और फिर उसको जमीन में लगा दिया। इसके पीछे बहुत प्रॉपर साइंस है जो फार्मर्स को थ्रू प्रैक्टिस दे नो कि कौन सा फसल किसके साथ सही उगता है, कौन सा फसल किसके साथ कंपेनियन क्रॉप की तरह एक्ट करता है, और कौन सा फसल किसी के कौन से कॉम्बिनेशन में नहीं काम करता है। तो और किसका कितना ड्यूरेशन है मैच्योरिटी का, कितना किसका हार्वेस्टिंग का टाइम है। तो इस तरह से फसलें लिए जा रही है जिसमें एक फसल हार्वेस्टिंग के लिए आती है तो दूसरा अपना वेजिटेटिव स्टेज पे आता है, तीसरा थर्ड प्रिंसिपल को अगर आप देखोगे तो वन सोइंग हो रहा है और मल्टीपल हार्वेस्टिंग हो रहा है। तो ये इमेज से अगेन ये क्लियर है कि अभी बाजरा हार्वेस्ट होने के बाद नेक्स्ट क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए जाएगा जो कि है रेड ग्राम। उसमें भी ये इस प्रणाली में आप 7 डिफरेंट क्रॉप्स देखोगे। ऐसे ही अलग कोई एग्जाम्पल लेते तो 7 to 17 डिफरेंट क्रॉप्स को इस तरह से उगाया जाता है। जैसे अभी ये सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट मैंने कहा था कि ये आपका नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल से काफी मिलता जुलता है। सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो क्रॉप कॉम्बिनेशन अलग अलग होने के कारण पल्स का कॉम्बिनेशन है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है वो भी उसमें काफी लिए जाते हैं। और फिर अगर आप देखोगे तो मोनोक्रॉपिंग नॉर्मली जो करते हैं हम रेंट में, पर्टिकुलरली रेंटफेड एग्रीकल्चर की बात कर रही हूँ, तो 3-4 महीने के बाद जमीन सीजनली फैलो हो जाता है। बट ये सिस्टम इज एबल अपने रिसोर्सेस को ऑप्टिमली यूज कर सकता है, इसीलिए इसका लास्ट क्रॉप हार्वेस्टिंग का ड्यूरेशन जनवरी फरवरी मार्च तक कहीं कहीं पे पाया गया है, डिपेंडिंग ऑन कौन से एग्रो इकोलॉजिकल जोन में ये मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम प्रैक्टिस में आ रहा है। तो मिट्टी का कवर इंक्रीज हो रहा है,
बहुत ज्यादा पैमाने पे बायोमास मिट्टी पे ऐड हो रहा है। एंड देन क्रॉप कॉम्बिनेशन का आप डाइवर्सिटी देखोगे तो जो बायोम नीचे जमीन में मिट्टी में क्रिएट हो रहा है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, दैट विल बी ट्रेमेंडस इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स जब आप किसी और सिस्टम के साथ इसको कंपेयर करोगे तो। रिसोर्स यूज इफिशिएंसी, जैसे रेनफॉल अगर आप देखोगे, बेसिकली हम मॉनसून सीजन का बारिश को कंसिडर तो कर ही लेते हैं, लेकिन मॉनसून के बियॉन्ड भी बहुत सारे बारिश के इवेंट्स होते हैं। तो अगर जमीन फैलो है तो वो पानी कोई यूज नहीं कर पाएगा, वो तो इवेपोरेट हो जाता है। बट यही अगर फसलें जमीन पे है तो दे टेंड टू यूज वो बारिश भी। लैंड रिसोर्स का इस तरह से कि आप देखोगे कि सेम जमीन में आप 5-6 अलग अलग फसलों को ले रहे हो, जिसमें एक हार्वेस्ट होने के बाद दूसरा उसमें हार्वेस्टिंग के लिए आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है। तो उसी जमीन को आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर रहे हो। इसको मेजर करने का एक साइंटिफिक मेथड है, इसको बोलते हैं LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। आप कभी बाद में इसको सर्च करके देखना, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में ये हर वक्त काफी ज्यादा होता है। 1.3 से लेके 1.78 तक भी जाता है। और फिर मिट्टी का अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग डेप्थ से न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर को उठाते हैं, एंड देन दे इवन रिस्टोर इट, एंड देन ये सारे रूट्स जमीन में ही रह जाते हैं। तो इट इज मेकिंग बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप, इसके पीछे लॉजिक ये था कि जितने भी जगह पे ये स्टडी किया गया है, अगर आप उनको पूछोगे कि सबसे मतलब व्हाट इज द मेन रीजन उनको ये क्रॉपिंग सिस्टम कंटिन्यू करने के पीछे, तो सबसे पहला वाला जो रीजन उठ के आता है वो है कि हमारे घर का खाने का 1 साल का पूरा इसमें से निकल जाता है। तो अगर आप मान लीजिएगा कि एक ही प्रकार का फसल आप मार्केट को देखते हुए कल्टीवेट करते हैं, तो मार्केट के रेट के फ्लक्चुएशन के बेसिस पे वो फसल बेचा जाता है और बाकी सारा सामान घर पे उस आमदनी से आता है। लेकिन अगर आप उसी कमर्शियल क्रॉप की कुछ रोज इससे रिप्लेस कर दो, तो आपके जो घर का पूरा साल का न्यूट्रिएंट है, पल्सेस का, मिलेट्स का, वेजिटेबल्स का, सीरियल्स का, कुड बी इजीली सफाइज थ्रू दिस टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये घर का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट और फूड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर रीजन बहुत सारे फार्मर्स इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी 2 रीजन है, एक तो लाइफ स्टॉक फॉडर के लिए, और तीसरा है सरप्लस मार्केट में जा पाता है। These are the three major reasons. And another fourth reason which is emerging this day is because of climate change also. लास्ट डिजाइन प्रिंसिपल जो पिछले स्टडी से निकल आया था, ये था फूड सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिटी फॉर लाइफ स्टॉक। सो अगर आप जनरली देखोगे फॉडर सिक्योरिटी, सॉरी, तो लाइफ स्टॉक के लिए इस प्रकार के फसलें अलग अलग प्रकार का फॉडर जनरेट करके देती है अलग अलग सीजन में, एंड देन लाइफ स्टॉक विल गिव अ प्रॉपर मिल्क यील्ड आल्सो इन दिस प्रोसेस। तो ये पूरा स्टडी हमने 2023-24 में हमारे पार्टनर्स के साथ कंप्लीट किया था। देयर वर लॉट नंबर, आई एम नॉट गोइंग थ्रू, ये बाकी स्लाइड के थ्रू मैं नहीं जा रही हूँ, बट बहुत सारे पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व थे जो इसको डॉक्यूमेंट कर रहे थे। तो ये स्टडीज अभी एक 1 by 1 रिलीज हो रहा है अभी। बेसिकली द आइडिया इज नॉट जस्ट टू रिलीज द स्टडी, द आइडिया इज कि क्या हम इस प्रकार के फसल के प्रणाली से कुछ समझ के उसमें से कुछ अभी के कंटेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो ये तो आगे वाला प्रश्न है, बट पहले तो वो फसल प्रणाली कौन सी है ये समझना बहुत जरूरी है। तो भारत मतलब हमने जब ये किया था तो हमको 12 ही केस स्टडीज मिले थे डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में। इसी प्रकार का एक स्टडी का अभी हमने इनिशिएट किया था जो राजस्थान में मेरे कलीग तासिफ ने इसको इनिशिएट किया था। अभी टाइम कम होने के कारण मतलब उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है, बट अगर कभी मौका मिलता है तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी हम शेयर करेंगे। मानस एंड अभिषा वाज आवर टीम मेंबर्स व्हेन व्हाइल वी वर डूइंग दिस स्टडी देयर, और बहुत सारे पार्टनर्स उसमें भी जुड़े हुए। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार का स्टडी हम छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू कर सकते हैं क्या। मैं कंटिन्यू वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें से पक्का कोई ना कोई पार्टनर्स होंगे जो पहले वाले मीटिंग में बैठे हुए थे, लेकिन थोड़ा सा हमारा एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर लैक किया कि उसको हम आगे लेके जाए। तो मैं चाहती हूँ कि 1 by 1 हम वो पार्टनर्स को कांटेक्ट करेंगे। हमारे पास सब जो इंटरेस्ट लीज दिया गया था सब पार्टनर्स का वो यहाँ पे है, जिन्होंने अपने रिस्पॉन्सेज दिए थे अलग अलग प्रकार के फसलों के लिए। तो उनसे हम अभी इंडिविजुअली कॉल करके वी विल स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग एंड हैंड होल्डिंग द टीम
वन बाय वन, एंड आने वाले खरीफ में इसको और डिटेल में जान सकते हैं क्या? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और इमर्जिंग क्वेश्चन ये है, अगर हम ये किसी के भी सामने रखते हैं तो क्या इसमें से आमदनी मिलती है क्या फार्मर को? अभी आमदनी कुड बी इन टर्म्स ऑफ कैश ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, जो कि घर के लिए जा रहा है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए, और दूसरा एक प्रश्न बहुत बार खड़ा होके आता है, वो है कि लेबर यूज किस तरह से है इसमें। तो ये दो चीजों को डिटेल में समझने के लिए ये स्टडी खरीफ में भी जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जरूरी होगा कि हम इसको ये प्रकार के फसलों के सिस्टम्स को हम डॉक्यूमेंट कर ले, समझ ले, उसके पीछे का साइंस समझ ले, फार्मर का उसके पीछे का एक्सपीरियंस क्या ये समझ ले। तो इसी कंटेक्स्ट में अभी हम इंडिविजुअल जो जिन्होंने भी ये रिस्पॉन्सेज दिए थे उनके साथ अभी हम इंडिविजुअली कॉल शुरू करेंगे, सुधीर को साथ रखते हुए। तो ये मेरे ब्रीफली कुछ पॉइंट्स थे। आपको मैंने नेचुरल फार्मिंग से ये स्टडी कैसे लिंक है, और फिर ये स्टडी क्या था, इसमें से क्या निकला है, और फिर छत्तीसगढ़ में इसको लेके जाने का रीजन क्या है, ये 3-4 चीजें मैं इतने कम समय में बता पाई हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे आई विल स्टॉप माई प्रेजेंटेशन, एंड आई थिंक सुधीर यू कैन, इफ यू वांट यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर। या हाँ, जस्ट मिनट। हाँ, प्राची, आई एम मंजीत फ्रॉम फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल छत्तीसगढ़। तो मैं ओके मैम। छत्तीसगढ़ में सुधीर के साथ भी काम कर रही हूँ। तो एक तो बात आपके प्रेजेंटेशन समझ में आई कि एक और एंगल ले सकते हैं, अगर आप स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो। हम लोग काम करते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स साइड पे और फॉरेस्ट और ट्राइबल रिलेशनशिप ट्रेडिशनल नॉलेज पे। तो बहुत दिन से जो था कि IFR जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट मिलता है ट्राइबल कम्युनिटी, उस पे लैंड पैटर्न बदल रहा है, जबकि वो नेचुरल फार्मिंग ही करते थे। तो इस स्टडी को उस एंगल से अगर हम कुछ ऐसा छत्तीसगढ़ में सैंपल एरिया लें जहाँ CFRR मिला है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट मिला है, ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशनशिप जहाँ स्ट्रॉन्ग है, वहां पे जो ये पूरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन और इकोलॉजिकल जोन पोजीशन के साथ क्या स्टेटस है, और इसको लेकर हम सोचना की जरूरत है। ये बहुत दिन से हम ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट लैंड एंड फार्म, इसका लिंकेजेस भी सुधीर के साथ बना रहे हैं। ओके। तो ये जो अभी तक मैं समझ में आई कि कैन बी रेप्लिकेटेड छत्तीसगढ़ विद द न्यू लैंड्स ऑफ IFR रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से। तो वी कैन टॉक इंडिविजुअली व्हेन यू आर जस्ट एज यू आर सजेस्टिंग कि हम 1-to-1, तो आप उस लिस्ट में FES छत्तीसगढ़ भी जोड़ दीजिए। ओके ओके मैम, अभी हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम फिर कभी ये मीटिंग के बाद सुधीर, आप, मैं और तासिफ के साथ एक सेपरेट कॉल इस कंटेक्स्ट हाँ में हाँ रखते हैं। हाँ, बस इसीलिए मैंने कहा अभी लिस्ट में आप नाम ऐड ठीक है, ठीक है, ओके। करें। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची आपका भी, तासिफ आपका भी। हमारे जो पार्टनर्स आज नहीं जुड़ सके हैं, वो हमारी रिकॉर्डिंग देख के भी आपसे अलग से बात करेंगे, और ये मैसेज हम ईमेल के द्वारा भी इन तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आज प्रमील जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे लीडर। प्रमील जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हेलो नमस्कार सभी प्रमेश जी। साथियों को। और मैं नमस्ते। प्राची जी का प्रस्तुतिकरण सुन रहा था बहुत ध्यान से, और मैं इनकी ही टीम का हिस्सा था जब ग्रीन फाउंडेशन यस। में, आप साथियों ने नाम भी देखा होगा। और सतगजरा इंडिजिनस मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम है जो मैंने स्टडी किया था, और बहुत ही शानदार अनुभव था उसका। डॉक्यूमेंट किसी को, सुधीर, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप छत्तीसगढ़ के पार्टनर्स को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये होशंगाबाद जिले, नर्मदा नदी के किनारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उनका पुराना क्रॉपिंग सिस्टम है। और वो 14 तरह के बीज पहले मिलाकर बोते थे। तो पूरी मैं स्टडी में शेयर करूंगा। वो मेरे लिए पर्सनल बहुत जबरदस्त लर्निंग थी उस रिसर्च में शामिल होना। तो ग्रीन फाउंडेशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी, उसको बहुत बहुत एक डायरेक्शन मिला कि नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग को फैसिलिटेट करना और उसको एक व्यवहार बदल बदलने की जो जर्नी है,
उसमें संस्था और कार्यकर्ता को तर्क और प्रॉपर लॉजिक्स के साथ में, किसान के साथ में शामिल होना। और ये जो स्टडी है वो बहुत बेहतर तरीके से, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं या पूरी जो इसमें जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो संस्था के कार्यकर्ता और किसान दोनों ही अच्छी तरह से पुराने पारंपरिक ज्ञान को और उसकी समझ को और जो इसकी प्रिंसिपल डिजाइन है उसको और उससे होने वाले जो परिणाम हैं उनको, और अभी जो बाजार आधारित समय है और या सरकार की सब्सिडी आधारित समय है, तो उन सब की तुलना किसान स्वयं करते हैं। जब आप ये स्टडी करते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। जो भी पार्टनर्स को ऑप्ट कर रहे हैं इसको, मंजीत जी कह रही हैं बहुत यस सही प्रमिल है। जी, या तो जो थैंक यू। आइडिया एक्चुअली आपका कंट्रीब्यूशन की वजह से ही प्रमिल जी बाद में आरआरए नेटवर्क ने ये प्रोग्राम ग्रीन फाउंडेशन के साथ कंटिन्यू किया था। सो अभी यस जो यस चल रहा है इट इज विद ग्रीन फाउंडेशन ओनली, द वर्क इज गोइंग ऑन। या राइट। यस यस बिल्कुल। मैं, मेरे लिए बहुत खुशी है कि उस समय, हाँ, मैं अगर ग्रीन फाउंडेशन में होता तो शायद ये प्रोग्राम यस यस, और ये हम लोग कंटिन्यू और अच्छी रहता, आई तरीके से एग्री। या लीड कर रहा होता मैं इस काम को, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का काम है। धन्यवाद प्राची जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रमिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्राची, थैंक यू तासिफ। अब हम एजेंडा में आगे बढ़ सकते हैं। मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करता हूँ। एजेंडा में अगला बिंदु है वर्किंग ग्रुप के अपडेट्स का। हमने कुछ समय पहले ही रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो वर्किंग ग्रुप है उसकी एक मीटिंग की, और आज इस मीटिंग से पहले ही गवर्नमेंट एंगेजमेंट की भी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई। इन दोनों ही मीटिंग्स में एक चीज जो उठ के आई दोनों वर्किंग ग्रुप से, वो थी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग जो हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उन सब तक पहुंचाने के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत तरीके की होती है, लेकिन जो बातें उठ के आई उसमें था कि हमारा फोकस होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल पे, एविडेंस क्रिएशन पे, और हमारे जो प्रपोजल बिल्डिंग है उस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसमें आप जो छोटी बिंदुएं हैं उसमें ये भी कह सकते हैं कि जो केस राइटिंग हो गई, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, एविडेंस क्रिएशन के फॉर्मेट्स एंड फ्रेमवर्क्स हो गए, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग हमारी संस्थाओं को मिले। मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट एंगेजमेंट पे जो एक्शन प्लान की बात की हमने, कि आगे अगले एक साल के लिए कम से कम हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो हमें एज अ कोलिशन अचीव करना है। उनमें सबसे पहला था कि लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड कनेक्शंस विद स्कीम्स। जो पहले भी ये बातें हो चुकी हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं जिनके साथ हम जो सरकारी संस्थाएं जिनके साथ हम एक एक एंगेजमेंट बना सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट अब बननी शुरू भी हो गई है। मंजीत जी धन्यवाद इसके लिए। और इस लिस्ट के साथ साथ लिस्ट में स्कीम्स का भी जिक्र हो कि कौन सी स्कीम्स के साथ हम एंगेज करना चाहेंगे। एक नई चीज और जुड़ी है इसमें, वो है कि हमारी जो कम्युनिटी है कोलिशन के अंदर, उनके साथ मिलकर उनके जो पर्सनल कनेक्शंस हैं, उनकी जो पर्सनल बातचीत है, उनको भी लेवरेज किया जाए। अगर किसी किसी की जान पहचान बहुत अच्छी है किसी सरकारी ऑफिस में या किसी ऑफिस बेयरर के साथ, तो उसे भी लेवरेज किया जाए। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। सेंट्रल स्कीम्स के साथ कनेक्शंस और कम्युनिकेशंस करने की बात हुई। कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू टेक्निकल ट्रेनिंग, ये मैंने जैसा कि अभी अभी बताया। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल बनाया जाए, और इनके सामने जो हमारे फार्मर्स हैं इनके सामने जब तक कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स दिखेंगे नहीं, तब तक वो देख के सीखेंगे नहीं और उसे अपनाएंगे नहीं।
तो इस चीज के लिए अगेन ये एविडेंस क्रिएशन पे बात आ रही है। प्रपोजल बिल्डिंग वर्कशॉप पे खैर रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे भी बात हुई, तो मैं उस पे आ जाता हूँ कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन वर्किंग ग्रुप पे जितने भी संस्थाएं जब भी प्रपोजल बिल्डिंग करती हैं, जब भी इस पूरे फंड रेजिंग प्रोसेस में जाती हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे गैप्स रह जाते हैं जो हो सकता है कि हमारी जो पार्टनर संस्थाएं हैं वो उन्हें मदद कर पाएं, या एनसीएनएफ सेक्रेटेरिएट मदद कर पाए, या हमारी जो पार्टनर्स के खुद की टीम्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हम करवा पाएं थ्रू ट्रेनिंग्स। तो इसके इसके अलावा बेस्ट केसेस कैसे लिखे जाएं, इस पे एक ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑलरेडी प्लान की जा रही है। इस ट्रेनिंग के लिए अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो तो वो हम आमंत्रित करते हैं। जब एविडेंस क्रिएशन की इतनी बात हो रही है तो ये भी बात हो जाए कि एविडेंस क्रिएट करने का फॉर्मेट है क्या, क्योंकि अगर हमारे पास एक कॉमन फॉर्मेट होगा तो हम सारे जब भी ये डेटा कलेक्शन हो, जब भी ये चैंपियन फार्मर्स हमारे साथ जब जुड़ें, उनका काम जब हम जानें, तो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको डॉक्यूमेंट कैसे किया जाए। तो बड़े ही संक्षिप्त में ये कहा गया कि एक ब्रीफ स्टोरी होनी चाहिए और उसमें कुछ फोटोज होनी चाहिए। ये दो एलिमेंट्स जरूर से होने चाहिए जब भी हम एविडेंस क्रिएशन की बात करते हैं। इसके अलावा आपके और कुछ आइडियाज हों तो ये भी आप बताइएगा अभी। इसके अलावा जितने गैप्स हैं डॉक्यूमेंटेशन में उन्हें लिस्ट किया जाए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का ये एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बाद एक MIS सिस्टम बनाने की बात हुई जिसमें हम ये जो एविडेंस हम क्रिएट करेंगे उस एविडेंस क्रिएशन में जो हमारे साथी हैं जो फील्ड पे हैं वो बड़ी आसानी से उस MIS सिस्टम को यूज कर पाएं और उसमें डेटा हम तक टाइम टू टाइम रेगुलरली पहुंचा पाएं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया था रिसोर्स मोबिलाइजेशन की वर्किंग ग्रुप में, वो था कि NCNF कोलिशन, जिसका मतलब है हम सब मिलकर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को और छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को जिनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं होती है उनकी हम किस किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इसे हम यहाँ पे जनरल बॉडी में डिस्कस करें। तो इन अपडेट्स के बाद आपका कोई भी ऐसा सुझाव हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको पसंद या नापसंद हो, आप प्लीज बता सकते हैं। कमल जी, आप शुरू करना चाहेंगे? ओके। भूपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। जी भूपेंद्र जी। हाँ, सबको नमस्कार। एक्चुअली हम लोगों ने तो ये जो बातें हैं ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अभी अभी इस नेटवर्क में जो कोलिशन है उसमें डिस्कस कर लें। उसमें तो इसको ये मुद्दे जो है बहुत अहम हैं कि इसमें आप सबका निर्णय होगा, उसको करना चाहिए। ये करना भी चाहिए। जो मुद्दे हैं इसको कैसे होगा, और प्रमील जी भी जुड़े हैं तो उसमें उनको भी देखना होगा कि कैसे हो सकता है। मेरा तो इतना ही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद भूपेंद्र जी। रमेश जी, जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स हुई रिसोर्स मोबिलाइजेशन और गवर्नमेंट एंगेजमेंट पे, इनमें ऐसी कोई बात है जो हमसे मिस हो गई हो, जो आप जोड़ना चाहेंगे यहाँ पे, तो वो बता सकते हैं। तो रमेश जी मेरे ही साइड से जुड़े हुए हैं। अच्छा वो अच्छा। तो उसके लिए था कि मिक्स क्रॉपिंग को लेकर वो समझना चाह रहे हैं। ठीक है। जी जी जी। कान ओके, किशोर जी, काशी जी की जगह। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक दो चीज बोलना चाह रहा था इसमें, जैसे कि
अभी छत्तीसगढ़ के केस में बात करें तो पहले जो है, हाँ, एक प्रोग्राम चला था जो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिसमें उन लोगों ने गोठान को लेके बातचीत किया था। अभी नई सरकार आ गई है तो उस गोठान में जो कुछ काम हुए थे, उसके बाद उसको हम नई सरकार की तरफ से ऐसे यूज कर सकते हैं, उसको और किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो उस बात को लेके आगे कुछ योजना बना के उसको एनसीएनए मतलब नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाके किसानों को कैसे बेनिफिट दे, उसको कुछ बातचीत कर किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। मंजीत जी, जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स हैं उन पे आपकी कोई यहाँ पे राय होगी? हाँ नहीं सुधीर, जैसे एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई और उसके जो मेजर टाइमलाइन और टास्क डिसाइड हो रहे हैं वो जनरल बॉडी मीटिंग में आनी चाहिए। और उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे फिर उसका पिछली मीटिंग में जो मिनटिंग हुई है वो उसका अपडेट होना चाहिए। अदरवाइज मीटिंग्स तो एक साल से बहुत हो रही है, लेकिन हम कहीं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो वो एक अब क्योंकि पहले सेक्रेटरिएट टाइप भी वैसा कुछ नहीं था, तो वो एक जैसे अभी सुधीर आपको तो मेरे को लग रहा है कि हर कार्यदल की मीटिंग की मेजर जो डिसीजंस हैं, रिकमेंडेशंस है, राजा डिसीजंस नहीं, वो जनरल बॉडी में प्रेजेंट हो, ये इम्पोर्टेंट है। जी जी, बहुत अच्छा। ये इसकी पूरी तैयारी है और ये बिल्कुल हम करेंगे। थैंक यू मंजीत जी। अगर इस पे और कोई बात ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ही बर्निंग टॉपिक था, एक मुद्दा था जो हमें बहुत समय से हमारे सामने है। वो है कि छत्तीसगढ़ के लिए नेचुरल फार्मिंग का अ, ये जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो क्या होनी चाहिए। ऐसे कुछ चीजें आपके सामने स्क्रीन में है, एक ये और एक दो स्लाइड्स में। इन दो स्लाइड्स में ऐसी सारी चीजें हैं जो हमने नेशनल लेवल पे जो सारी चीजें नेचुरल फार्मिंग पे सामने आई, वो आपके सामने है। तो इनमें से ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए बनी हुई हैं, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो छत्तीसगढ़ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि एक एक करके इन पॉइंट्स पे हम जाएंगे अभी, और इनमें आपकी कोई भी टिप्पणी हो तो कृपया हमें बताएं। सबसे पहला जो बिंदु है वो है स्थानीय ज्ञान और संसाधन, जो कि मुझे लगता है कि ये सर्वत्र ये एप्लीकेबल है ही। अ, स्थानीय ज्ञान और संसाधन और किसानों की प्रमुख प्रमुख भूमिका, इन दो पॉइंट्स पे क्या हम सहमत हैं कि ये छत्तीसगढ़ के लिए जो नेचुरल फार्मिंग की परिभाषा है उसमें फिट होते हैं? हाँ सुधीर, पहला तो एकदम सही है, लेकिन जब हम दूसरा किसानों की प्रमुख भूमिका बोलते हैं तो इसमें किसान मतलब वो हो जाता है डेफिनेशन जिसके पास लैंड है, लैंड ओनरशिप आ जाती है। जी तो किसान की जगह प्रोड्यूसर वर्ड अगर यूज होता है, उत्पादक, जी जैसे हम आज मैं देख रही थी ग्रुप में हो रहा है कि 4B जो है वो एक प्रोड्यूस है, नेचुरल फार्मिंग का एक प्रोड्यूस है। आंवला नेचुरल, भले वो जंगल में होता है और वो नेचुरली आता है, हम उसको प्रोड्यूस मानते हैं, लेकिन जंगल का कंजर्वेशन जरूरी नहीं है कि लैंड ओनर ही कर रहा है, वो कम्युनिटी करती है। बिल्कुल तो वो किसान वर्ग होने से हम बहुत निजी जमीन की ओर चले जाते हैं। प्राकृतिक खेती निजी जमीन तक सीमित कर देना छत्तीसगढ़ के लिए तो प्रासंगिक नहीं है, मुझे मेरा ये ख्याल है, बाकी लोग भी इस बात में हैं। और महिला वर्ड अगर नहीं आता है, जब हम किसान बोलते हैं तो अभी भी हमारा पर्सपेक्टिव है वो मेल फार्मर से हो जाता है। तो जब हम सेकंड वाले वर्ड में जा रहे हैं तो एक बात कि ये भी ध्यान रखें कि महिला शब्द कैसे आए इस पूरे उसमें। बिल्कुल।
ये जी। अच्छा सुझाव है मंजीत जी का। किसान की जगह अगर हम उत्पादक, जो प्रोड्यूसर की भूमिका की बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी 50% लाइवलीहुड लघुवन उपज आधारित है। तो ये सही सुझाव है। और किसानों को सशक्त बनाना और उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, किसानों को, विशेषकर महिलाओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है। और साथी बताएं, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि और एक और प्राकृतिक खेती अपनाने वाला है और कहीं आगे आना चाहिए संरक्षण, प्राकृतिक खेती का संरक्षण ऑलरेडी जो कर रहे हैं उसका संरक्षण और अपनाना, दोनों वर्ड को भी कहीं ला सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये जो संरक्षण शब्द है, और जो प्राची जी ने भी जो प्रस्तुत किया, तो जो पारंपरिक बीजों का संरक्षण कर रहे हैं हम, एक प्रिंसिपल भी प्राकृतिक खेती का है कि पारंपरिक देसी बीजों का उपयोग करना। तो जो संरक्षण का विचार है, उसी से प्रकृति बचेगी। बिल्कुल अच्छी बात है, वो लोग होने चाहिए, क्योंकि संरक्षण का विचार खत्म होगा तो बाजार आधारित निर्भरता होगी। और वही सबसे बड़ा अ, चुनौती भी है हम सबके सामने, प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरा एक जो मिस्टर विजय कुमार के प्रेजेंटेशन में भी है, और हम लोग कर भी रहे हैं, कि प्राकृतिक खेती प्रकृति की मिमिक्री है, एक तरह से नकल है। प्राकृतिक खेती प्रकृति के सिद्धांत, जो जंगल और सड़क के किनारे की जो भी जैविक बसाहट, या मेड़ के खेत की एक प्राकृतिक बसाहट जिसमें कोई भी इंटरकल्टिवेशंस नहीं होती, तो वो जो एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक खेती पूरी तरह से जो जंगल के जो सिद्धांत हैं, जंगली फसल, जंगल जो भी इमारतें या जैसी भी लकड़ी या घास फूस, उन सब के उगने का सिद्धांत है, उसके साथ में जीव जंतुओं के विचरण, जीव जंतुओं के संरक्षण का सिद्धांत है। वही एक तरह से देखा जाए कि प्राकृतिक खेती में भी हम लोग उसी को कहीं ना कहीं हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल कहीं से भी कुछ इनपुट नहीं आ रहा है। तो ये जो क्योंकि एफएस के और भी साथियों से मैं चर्चा करता हूँ, तो ये जो वो साथ में जो ग्रासिंग लैंड, फॉरेस्ट लैंड एंड क्रॉप लैंड, ये तीनों का ही आपस में एक बहुत ही सशक्त जुड़ाव है। क्योंकि अगर आप देखें कि लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन की बात करते हैं प्राकृतिक खेती में या रिजनरेटिव एग्रीकल्चर में, तो ग्रासलैंड और जंगल के ऊपर पशुओं की निर्भरता, या जंगल के साथ कम निर्भरता करके जो चारागाह हैं उनको बेहतर प्रबंधित करके उनके लिए उपलब्ध कराना, तो पूरा एक तरह से प्राकृतिक खेती का इकोसिस्टम बिल्ड होता है। तो मैं अब मेरी आपकी यहाँ आम सभा है, तो मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद। नहीं नहीं, आपका बोलना जरूरी है कि हम लोग जो बात रख रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, हम वो भी आप ही हमें थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में है मंजीत जी। बहुत, आप तो काफ़ी बड़े साथी हैं हम लोगों की। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली दो बिंदुओं पे और किसी से भी और कोई टिप्पणी हो तो प्लीज बताएं। अब हम नंबर 3 और नंबर 4 पे जाएंगे।
जीएम बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का पूर्ण त्याग, रसायनों के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए इनका उपयोग पूरी तरह से बंद करना। चौथा है आत्मनिर्भरता और संपन्नता, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाना। जी, इस बार हम भूपेन जी से शुरू करें। क्वीन जी लेफ्ट कर गए हैं। नंदकिशोर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नंबर 3 और 4। नहीं, ठीक है, इसमें एकदम सही सही चीजें हैं। प्राकृतिक खेती में तो ये ऐसे करना ही है अपने को कि जो बाहर की जो रासायनिक चीजें हैं वो उनका कम से कम उपयोग हो। और इसमें हमको ये भी एक चीज जोड़ सकते हैं कि अपने को जो इसके ऑप्शन है वो उसको पूरी तरीके से उपयोग करना है, जैसे कि गोबर का खाद हुआ और जो अपने देसी संसाधन है उसका पूर्ण रूप से, तो इसको हम छोड़ रहे हैं तो उसको बढ़ाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, भूपेन जी शायद जुड़ चुके हैं हमारे साथ अब। हाँ हेलो। वो जी भूपेन जी। नेटवर्क जी नेटवर्क इशू हो गया था तो मैं आउट हो गया था ग्रुप जी। से। बस हम नंबर 3 और 4, जीएम बीज वाला जो बिंदु है और आत्मनिर्भरता और संपन्नता वाला जो बिंदु है, इन दोनों जी पे जी। विचार कर रहे हैं कि क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए सही है या इसमें कुछ जुड़ना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग के सिद्धांत में तो आते ही नहीं है जीएम बीज और रासायनिक उर्वरक कीटनाशक ये सब चीजें तो उस नेचुरल फार्मिंग में तो है नहीं, या इकोलॉजिकल फार्मिंग में आता नहीं। तो इसमें तो ये नेचुरल फार्मिंग ये तो रहना ही चाहिए, इनको तो हटाना ही पड़ेगा नेचुरल फार्मिंग के उसमें से। हेलो। जी जी जी। ये मैं जो समझ पा रहा हूँ क्या है, नेचुरल फार्मिंग में इनको नहीं लेना है ना। हाँ जी, हाँ जी, मतलब हम नेचुरल फार्मिंग की जो परिभाषा है छत्तीसगढ़ इसमें तो की, उसके हाँ लिए। तो इसमें हाँ तो ये नहीं रहना चाहिए उसमें, मतलब इनसे मतलब इनको नहीं लेना है ऐसे फसलों को जी, नेचुरल फार्मिंग, हाँ और रासायनिक हाँ। तो सहमति बनती दिख रही है कि पहले जो 4 बिंदुएं हैं इन पे हम सही जा रहे हैं। हम्म, जो 5वां है वो है मिट्टी का स्वास्थ्य, जैविक खेती के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार करना। हम्म, फिर है मानव का स्वास्थ्य, रसायन मुक्त पौष्टिक भोजन उत्पादन करके लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। ये भी ठीक तो है। जी, तो इससे आप हम मेरे देख ख्याल में पा रहे पढ़ हैं। पढ़ दीजिए सुधीर पूरा, अगर कोई किसी पर असहमति है या किसी को कुछ अपना इनपुट देना है तो बता देगा वो। वहां रुक ठीक। जाऊंगा। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ दीजिए पूरा। जी। इसके बाद है जैव विविधता, जैविक खेती से जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन करना। सामूहिक प्रयास, किसानों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाना। फिर है मनुष्य, खेती और प्रकृति का सातत्य, परंपरागत ज्ञान और संस्कृति को संजोते हुए प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर खेती करना। ये हमारा पहला स्लाइड है। हम्म, अगर सब कुछ ठीक हो तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, जी हाँ, मेरी दो दो चीजें हैं। एक तो जो आ, आपने लिखा सामूहिक प्रयास, उसमें अगर अकादमिक संस्थाएं कहाँ पे आएंगी मुझे नहीं मालूम, या तो वैज्ञानिकों लिखा है या
क्या होगा। जी जी इंस्टीट्यूशन जो होती हैं वो कहाँ पे आएंगे, वो एक जो बात है मुझे खटक सी भी है, एक और जोड़ देते स्वास्थ्य के साथ, अगर हम पोषण की भी बात करें, क्योंकि हम लोगों ने एक क्षेत्र मांगा था कि पोषण की बात करेंगे। स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ और न्यूट्रिशन अलग अलग वर्ड होता है जनरली, तो वो है, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज कोऑर्डिनेशन होगा। एक मुझे खटक रहा है कि ये जीएमबी रासायनिक उर्वरक की ना हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए उपयोग से बंद करना। हम डेफिनेशन में नेचुरल फार्मिंग को होना क्या चाहिए, ये है ना, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी तो लंबी डेफिनेशन हो सकती है। गुड। तो ये वाला लॉजिक, मतलब मेरा अपना सेंस उसको बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ये लाइन हम डिफाइनिंग में क्यों ला रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसको तो आप हटा ही दें, उसकी जगह आप वो देसी बीज जो अभी शुरुआत में प्राची जी ने प्रस्तुतिकरण में दिखाया था, हाँ जी 8 सिद्धांत, वो बहुत अच्छे स्पष्ट हाँ, थे। ठीक है, एग्जैक्टली। तो उन्हीं के आधार पर आपको डिफाइन करना है एक्चुअली। ठीक है, जी तो इसको भी आप हटा सकते हैं। और बहुत सारा, क्योंकि प्राकृतिक खेती को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम सामूहिक प्रयास और ये किसानों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाना, ये तो आपके कोलिशन का कार्य हो गया। जी हाँ नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन में इसका मतलब नहीं है, वो डेफिनेशन हो गई, फिर डेफिनेशन के साथ में फिर कोलिशन का क्या कार्य है या संस्था का क्या कार्य है उसको करने के लिए, वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। हाँ ठीक है, हाँ। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक बार, हाँ, और इंटरनल चर्चा और कर लीजिए कुछ छोटे समूह में। जी ठीक है, उसके बाद फिर इसको बिल्कुल प्रस्तुत की। ठीक है। बिल्कुल। इसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं कि हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलें और इसे हम फिर से एड्रेस करें अगली मीटिंग। अगला जो हमारा एजेंडा है वो है हमारे आने वाले पार्टनर्स। इनमें कुछ नाम हैं जो आपके सामने स्लाइड में होंगे। इनमें से आपकी राय चाहिए थी कि हम क्या आगे बढ़ सकते हैं इनके साथ, आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा है, ऐसी कोई भी टिप्पणी हो तो कृपया हमें बताएं। सबसे पहले है शिखर युवा मंच। क्या हमारे पार्टनर्स में से वैसे तो सबने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। अगर किसी का डायरेक्ट शिखर युवा मंच के साथ पहले भी काम कर रखा है उन्होंने तो कृपया हमें बताएं। हाँ सुधीर, ये बहुत कठिन होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी फोरम में हम बताएं कि सही है या गलत है। जी अनुभव की बात करें तो भी वो थोड़ा कठिन है, किसी के अनुभव खराब भी हो सकते हैं। जी 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 जी। तो वो इसे करने का व्यक्तिगत, बेहतर तरीका क्या हो सकता है मंजी? हाँ, थोड़ा हमको जो कुछ ही रोल जो लोग ले रहे हैं उनके साथ, उनका कोई इस तरह का अनुभव रहा है क्या? जैसे भूपेन जी का एक पूरा नेटवर्क है फार्मिंग को, उनसे आप व्यक्तिगत जानकारी ले सकते हैं। जी 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 और भी कुछ है, 3-4 लोग, मुझे लगता है उनसे पहले आप बात करके समझ लो जी जी कि है ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, हमें शामिल इसलिए भी करना है क्योंकि हमको नेचुरल फार्मिंग को हर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना है। तो बिल्कुल लेकिन किनको जनरल बॉडी में रखना है, किनको डिसीजन मेकिंग में रखना है, किनको कैपेसिटी बिल्डिंग तक की रखना है, ये थोड़ा डिसीजन सेंसिटिवली लेने, स्ट्रेटेजिकली लेने की जरूरत है। तो वो बिल्कुल। थोड़ा देखेंगे। बिल्कुल। और बेहतर ये होगा मेरे ख्याल में कि हमारे जो मेंबर साथी हैं, चाहे वर्किंग ग्रुप के जो साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, उनके साथ विचार विमर्श हो पहले व्यक्तिगत रूप से, और वो लोग अनुशंसा करें। वो बताएं हाँ कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जानी चाहिए जो आम सभा में स्वीकृति के लिए, आम बिल्कुल। सभा में स्वीकृति के लिए। वैसे तो सभी को ये तो पता है, मैंडेट जो है कि सभी
प्रकृति खेती के साथ जुड़े, सब लोग जुड़े, लेकिन फिर भी एक संस्थाओं का पूरा एक व्यवहार है, तो वो समझना, और वो संस्था प्रमुख ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं छत्तीसगढ़ के, कि कौन सी संस्था किस व्यवहार के साथ में, किस प्रतिबद्धता के साथ में डेवलपमेंट के अंदर है, डेवलपमेंट के कार्य के अंदर है। तो संस्था प्रमुख लोग हैं, धीरेन्द्र जी हो, चाहे भूपेन्द्र जी हो, सब लोग वरिष्ठ लोग हैं, मंजीत जी हैं, ये लोग सब लोग समझते हैं, और भी काफ़ी सारे लोग। तो ये पहले चर्चा उनसे करके, और फिर बेहतर है कि वही अनुशंसा आप भले प्रेजेंटेशन में ले आइए, वो चर्चा करें और उस पर सहमति बने। जी बिल्कुल। उड़ीसा चैप्टर में यही, वो उड़ीसा में यही करते हैं वो लोग। जी अभी रिसेंटली 3 ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी थी उनके यहाँ, तो वही प्रक्रिया अपनाई उन्होंने। जी जी बिल्कुल। फिर हम इस एजेंडा पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, और कुछ अपडेट्स थे आपके लिए। पीएमडीएस पे 2 चरणों में तैयारी चल रही है। एक है नेशनल लेवल पे, जिसकी और जो अपडेट्स हैं वो आना बाकी हैं। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में 29 मार्च, माफ कीजिएगा, 29 अप्रैल से, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है स्क्रीन पे, 29 अप्रैल से 7 मई के बीच एक फॉलो अप वर्कशॉप करना चाह रहे हैं। इसका मतलब एक वेबिनार जो ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, उसके अलावा सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने की अभी चांसेस भी हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने से पहले हम जो आरवाईएसएस की जो टीम है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप सब एक बार ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए, और जो भी वहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट्स उभर के आते हैं, वो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप फार्मर्स के साथ मिलके उन्हें सॉल्व करेंगे। सो 29 अप्रैल से 7 मई के बीच आपसे एक व्हाट्सएप पोल मांगा जाएगा कि कब ये रखा जा सकता है। जब आप इसमें पार्टिसिपेट करें तो ऑर्गेनाइजेशन कितने फार्मर्स और कितने लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसकी एक बेसिक जानकारी हमें दे दें। इसके अलावा आरवाईएसएस का एक और प्रोग्राम है, जो कि है प्रैक्टिकल एक ट्रेनिंग सीरीज, जिसके बारे में काफ़ी समय से ये बात चल रही है कि ये कब शेड्यूल हो। तो ये जो 45 दिन की ट्रेनिंग है, अब 13 मई के बाद, ये भी एक प्रोस्पेक्टिव ही डेट है, ये पक्की डेट नहीं है। तो आप समझ लीजिए 15 मई के बाद महासमुंद, कोरबा और कांकेर जिलों में इनकी ट्रेनिंग होगी। करीबन 2 से 3 ट्रेनर्स आरवाईएसएस से इन जिलों में आएंगे, और जो हमारे मित्र हैं, फार्मर्स जो हैं, जो जुड़ना चाहते हैं इस ट्रेनिंग में, ये सिर्फ पीएमडीएस नहीं, ये नेचुरल फार्मिंग का एक ओवरऑल ट्रेनिंग देंगे, आपका जो लैंडस्केप है, आपका जो एरिया है, उस हिसाब से। तो इनकी कैपेसिटी जनरली 25 से 30 लोगों की होती है एक बैच में। तो आप अगर पहले अपना नाम बढ़ाएं, तो ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे, ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग। मेरे तरफ से अपडेट्स इतने थे। अ, इस स्लाइड से मेरा ये मतलब था कि अगर हम आज मीटिंग में ऐसी कुछ चीज़ें सामने रख पाएं जो हम अगली मीटिंग में देखना चाहेंगे, जैसे कि मंजीत जी आपने भी बताया कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, उसका वर्क प्लान हमें क्लियर होना चाहिए। सो ये क्लैरिटी लाने के लिए अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखना चाहेंगे अगले महीने, अगली जनरल बॉडी मीटिंग में, तो वो आप सामने रख सकते हैं। जो वर्किंग ग्रुप के अपडेट्स हैं, वो आपको आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके ईमेल और व्हाट्सएप में आएंगे, और आज के जनरल बॉडी मीटिंग के अपडेट्स। जी, मेरी तरफ से इतना था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल में आज शनिवार है, चौथा शनिवार, तो काफ़ी सारी संस्थाएं वैसे छुट्टी नहीं लेती, लेकिन फिर भी कार्य बहुत सभी का व्यस्तम शेड्यूल रहता है। लेकिन
अच्छा है, अच्छी तरह आप ऑर्गेनाइज किया आपने पूरा चर्चा, और एक्सटर्नल स्रोत और संस्था को भी आपने शामिल किया, और साथियों को जो इंडिजिनस क्रॉपिंग सिस्टम की रिसर्च और प्रिंसिपल डिज़ाइन, बेनिफिट्स, नेचुरल फार्मिंग के साथ जुड़ाव, सबके ऊपर चर्चा हुई, काफ़ी अच्छा रहा। और जो भूपेंद्र भाई ने कहा है, हम लोग बेहतर रणनीति बनाते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि अगर हम बैठकें कर रहे हैं, और जैसा मंजीत जी ने भी कहा कि उनके निर्णयों पर हम आगे क्या एक्शन ले रहे हैं, कैसे वो निर्णय क्रियान्वित हो रहे हैं, और क्रियान्वयन के साथ में क्या बदलाव और क्या उसके परिणाम आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको सुनिश्चित करना। और बड़े साथियों से मिलकर बेहतर रणनीति बनाना। एक साथी ने भी कहा था, शायद नंद किशोर भाई ने कहा कि जो पिछली सरकार ने जो गुठान गुरुआ नरवा बाड़ी जो प्रोग्राम था, बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम थे जो कि जिसमें सिविल सोसाइटी भी इंगेज हो गई थी, और गांव के लिए बेहतर प्रोग्राम थे। तो कैसे अब नई सरकार में जो है उन कार्यों को प्राकृतिक खेती के साथ में जोड़कर उसको उन पुराने कार्यों को और बल दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार ये भी है कि हमको सरकारों के मैंडेट के साथ में कोएलिशन को बड़ा रणनीतिक रूप से जोड़कर कार्य करना होता है। तो अभी बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, तो उसमें तो ये बात भी है कि प्राकृतिक खेती की बात की है, वो प्राकृतिक खेती की तरह से बात करते थे। कांग्रेस सरकार सीधे प्राकृतिक खेती की बात इसलिए नहीं करती थी क्योंकि वो बीजेपी गवर्नमेंट प्राकृतिक खेती की बात करती थी। कई राज्यों में हमने ऐसा देखा, हिमाचल हो गया, राजस्थान हो। तो इसलिए अब ये बेहतर भी है कि पिछले अगर कुछ कार्यक्रम हैं जिनमें हमारी संस्थाओं ने जुड़कर कार्य किया था सरकार के साथ में, और ग्राम स्तर पर अच्छे परिणाम थे, तो अब प्राकृतिक खेती के नाम के साथ में हम कैसे रणनीतिक रूप से पुराने कार्यों को का संतुलन और नई योजना, अगर नई सरकार की है, अगर नहीं भी है तो पिछले कार्यों के बेहतर परिणाम, अ, जो भी एविडेंस हमको डॉक्यूमेंट करके कुछ संक्षिप्त डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है, वो कैसे भी देख सकते हैं कि उसको कैसे बताया जा सकता है कि जिसमें करंट गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं, जो भी, वो भी इस तरह से सोचें कि यह कार्य बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, और ये कार्य करना ही चाहिए। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इसको अभी अगर ये चुनाव, लोकसभा के चुनाव से पूर्व ये सब हम तैयारी कर लेते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक खेती को अभी तक जो भी पूर्व में सिविल सोसाइटी ने जो काम किए हैं, सरकार ने जो संबंधित योजनाओं के साथ में कार्य किए हैं, उन सब के साथ में एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके एक बैठक की जाए, चर्च अब, और अ, हम सबको इस एनसीएनएफ कोalition के माध्यम से शामिल होने की बात की जाए। तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतर रहेगा, और इसके ऊपर प्लान सुधीर जी कीजिए आप, और मंजीत जी, सभी वरिष्ठ साथी जितने भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एक बात तो है कि संसाधनों की कमी है हम सबके पास में, जो भी सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, और ये है कि जो कम नहीं है वो जज्बा। हम जितने सिविल सोसाइटी लीडर्स हैं, वो सब एक एक जज्बे के साथ में जुड़े हुए हैं, कमिटमेंट के साथ में, पैशन के साथ में, फितूर के साथ में जुड़े हुए हैं इस काम को करने के लिए।
तो वही सबसे महत्वपूर्ण है, वही हमको अलग भी रखता है, क्योंकि सरकारें आएंगी और नई सरकारें बनेंगी, जो काम है वो महत्वपूर्ण है, जो काम हम लोग, लेकिन वो काम कैसे रणनीतिक रूप से नई सरकार के साथ में हम कैसे बनाएं। दूसरा ये है कि अभी एक माहौल तो ये बन रहा है जो CSR का और फंडिंग है, और इंटरनेशनल फंडिंग भी हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं। प्रोजेक्ट वो आएंगे कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह का, उसमें कुछ कंपोनेंट है, उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन जो CSR के प्रोजेक्ट हैं वो भी डायरेक्ट कोएलिशन के लिए फंडिंग नहीं है, उसमें बहुत कम रिसर्च या कुछ प्रोग्राम रिलेटिव नहीं, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह को लेकर बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा निर्मित है जिसमें अभी भी सरकारें मतलब CSR ये सोचती हैं कि अगर हम कहीं कोएलिशन और कहीं भी सरकार की वॉच लिस्ट में आ गए कि ये कुछ आंदोलन, भले सकारात्मक आंदोलन है, ऐसा आंदोलन जो राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार भी चाहती है, लेकिन फिर भी CSR बहुत ही अ, सतर्क हैं। हमने वैसे आपको बताएं, आम सभा को मौका मिल रहा है अभी, कि सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था तो सबसे पहले बात की थी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ में, एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया। हमने एक्सिस बैंक फाउंडेशन के साथ में अभी 1.5 महीने पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट किया, लेकिन वही है कि वो सब प्रोजेक्ट हम मेहनत भी कर रहे हैं सेक्रेटरीट की तरफ, टीम की तरफ से, लेकिन वो कोएलिशन के साथ में थोड़ा सा अभी कन्विंस करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन हम रणनीतिक रूप से हम सक्षम बन रहे हैं इन सब कार्यों को लेकर। माननीय आम सभा छत्तीसगढ़ को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी ICR के साथ भी अनुबंध कर रहे हैं। रोहित जो आपके हम सबके साथी हैं, और हम सब लोगों ने एक बैठक भी की अभी ICR के डायरेक्टर जनरल से, और एक का मसौदा तैयार है, वो शीघ्र ही हम लोग साइन करेंगे। उसके अलावा जो नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है, उसमें हमारा PMU में हमारी भागीदारी है NCNF और वासन के साथ में मिलकर। तो जैसे ही नई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है, तो नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्कीम्स भी अनाउंस होनी है। डाटा सर्वे सिविल सोसाइटी का तो ऑलरेडी साझा हो गया है, वो करीब 8-9 महीने पहले ही साझा हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग समझ रहे हैं कि उसके ऊपर स्कीम अनाउंस नहीं हो पाई है, विलम्ब हो रहा है। सरकार के साथ ऐसा होता भी है कार्यक्रमों के निर्माण में, तो वो है। और प्लस जो कुछ रिसर्च फंडिंग हम लोग कुछ मोबिलाइज कर रहे हैं, तो ये सब है, ये सब चीजें मतलब कैसे जो राज्य कोएलिशन है NCNF की, वो एक सशक्त प्रतिनिधित्व करे राज्य में नेचुरल फार्मिंग के मूवमेंट को लेकर, ये मतलब ये सोच बना रहे हैं, और एक पूरा जो हम लोग कर सकते हैं। हमारा दायरा आप सब समझ रहे हैं, लेकिन हमें वही, जो मैं फिर से कहूंगा कि हमें जो सबसे अलग है और सबसे महत्वपूर्ण है, जो कभी ना खत्म होने वाला जुनून और फितूर है, तो इस सब को करने के लिए तभी हम सब लोग सिविल सोसाइटी में भी हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, और धन्यवाद मुझे भी आमंत्रित करने के लिए और सुनने के लिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमील जी। अगर और मेरी तरफ से इतना ही था। अगर जाते जाते किसी को एक बार और कोई टिप्पणी हो, कोई बात हो, तो कह सकते हैं। शुक्रिया। सुधीर, मुझे लगता है कि जो फिजिकल मीटिंग बहुत काम करेगी इस पे, बिल्कुल और बिल्कुल। हमें फिजिकल मीटिंग को ही जल्दी प्लान करना पड़ेगा, और और उसको लेकर ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी ये चीजें बहुत मूव होंगी, नहीं तो वो मूव नहीं होंगी। तो
थैंक यू प्रमिल जी, लेकिन ये ग्रुप बहुत अच्छे से फर्स्ट मीटिंग किया था, उत्साह था। थोड़ा जी चेंज हुआ सिनेरियो तो थोड़ा डाउन भी हुए, फिर वापस रिगेन करने के लिए एक फिजिकल मीटिंग की जरूरत है। और होस्ट साइक्लिक होस्ट करने का भी सोच रहे थे, एक बार एडमिन करे, एक बार कोई और करे, तो तो वैसा भी प्लान सुधीर के साथ हम बिल्कुल लोग का। बिल्कुल सहमत है, फिजिकल मीटिंग का प्लान कीजिए, बताइए, मैं भी आऊँगा। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल। सुझाव है, क्योंकि कभी भी ये कोरिलेशन में ग्राफ ऐसा ही होता है ये हाँ सब डिप करता है फिर अप करता है, ये होगा। ठीक है, ये सुझाव अच्छा है, आप प्लान बनाइए। हम लोग फिजिकल जी, मीटिंग 2 दिन की रखिए, पहले भी 2 दिन की हुई थी, हम्म। तो 1 दिन की 2 दिन की जो भी सब लोग तय करें। बिल्कुल आप बिल्कुल बताइए, हाँ। मैं भी आता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों का। और अब नमस्कार। हाँ, धन्यवाद सुधीर जी। बहुत कम लोग हम लोग थे, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। जो अ, मंजीत जी कह रही थे उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी हेलो। जी भूपेन जी, अच्छा अच्छा। बिल्कुल। सही। ठीक। हाँ हाँ, कि बहुत कम लोग हैं, इतने लोगों में से बहुत कम लोगों और ने इंटरेस्ट दिया। 11 लोग अच्छा। जुड़े थे एक बार में, और फिर कम हो गए लोग पूरे। कुंतल भी थे बीच में, लेकिन मुझे लग रहा है कि जी हाँ, कुंतल हो जी और सकता है। हसन जी तो फील्ड पे हैं, उन्होंने बता दिया। हाँ, यादव जी नेटवर्क भी कुछ हो। जुड़े थे। हाँ, कांकेर वाले, जी जी तेरामा वाले। हम्म, बिल्कुल तो बिल्कुल, थोड़ा सा कोशिश रहेगी मेरी भूपेन जी। ये हाँ, फिजिकल एक मीटिंग बार, प्लान कीजिए। क्योंकि एक बहुत फिजिकल मीटिंग प्लान कीजिए। और नेक्स्ट सीजन अभी बस 10-20 दिन का समय है। जी इसके बाद बिल्कुल कोई किसान नहीं मिलेगा, तो कुछ एविडेंस क्रिएशन का भी इस खरीफ में कुछ प्लानिंग हो जाए। बिल्कुल तो इसको भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल। नहीं, फिर बिल्कुल। इसके बाद किसान मिलेगा नहीं। 20 मई के बाद से किसान मुश्किल हो जाता है मिलना, बातचीत करना। तो क्या क्या सिद्धांतों पर क्या क्या एविडेंस, क्या क्या करना होगा, जी कुछ मिनिमम तो हम लोग करें उसमें, इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद थैंक यू। साथियों, नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग। थैंक यू वेरी मच मनकिशोर जी। आप सबका समय के लिए, सब आप सबके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।